नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट की एग्जाम आपकी हो चुकी है। अब कभी भी सुपर टेट की एग्जाम आपकी आ सकती है। उसमें ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, लगभग 3 से 4 महीने मिल गए तो बहुत बड़ी बात है ना। और इतने समय में तैयारी करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके सुपर टेट में, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करना है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। तो अभी से आपको तैयारी करना है ताकि आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए। और उसी को नजर रखते हुए यहाँ पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं, ये पहला वीडियो सुपर टेट का, जिसमें 2019 का जो पेपर हुआ था उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्न, क्योंकि 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सुपर टेट एग्जाम में, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 10 प्रश्न, उसकी हर एक व्याख्या, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो 4 विकल्प है उनकी एक एक व्याख्या आपको दी जाएगी। यदि उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाए तो एक भी गलत ना करे। उसका निचोड़ यहाँ पर लेकर आया हूं 10 प्रश्नों का, है ना। तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यदि उससे संबंधित प्रश्न आने वाली जो सुपर टेट है उसमें यदि पूछ लिया तो एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि इस प्रकार से उन प्रश्नों की व्याख्या की लिखित रूप में की है। अब यहाँ पर आपको चाहिए कि सर ये एक पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जो आपने पॉइंट रखे हैं वो भी हम अलग से पढ़ ले, एक बार और पढ़ ले। तो इसका भी हमने यहाँ पर एक सोल्यूशन रखा है। आपको ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी भैया? ये टेलीग्राम ग्रुप पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी विद डी के लिखेंगे तो आसानी से हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर आप और आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते, ज्यादा समय आपको खराब नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2019 के पेपर में, भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो कौन थे। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सीधा सीधा नहीं पूछा है, यहाँ पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है। भैया कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, रफी अहमद किदवई थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, या फिर हकीम अजमल खां थे। तो जब यहाँ पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखिएगा वो कौन थे भैया? बदरुद्दीन तैयबजी। यदि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में पूछते भैया प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाता? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो वो रहेंगे आपके बदरुद्दीन तैयबजी। इसकी सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, एक एक करके आपको बताएंगे चारों विकल्पों के बारे में। सबसे पहले बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में देख लेते हैं। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1885 में। कब हुई थी भैया? 1885 में। और जो बदरुद्दीन तैयबजी हैं ये 1887 को बने थे अध्यक्ष, जो कि एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन प्रथम अध्यक्ष के बारे में सीधा सीधा पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन थे भैया? आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ना, प्रथम अध्यक्ष। और बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। लेकिन मुस्लिम के बारे में पूछ ले कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये पहले थे जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहां की अध्यक्षता की? यदि ये पूछे तो याद रखिएगा मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए, अब यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण अध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो यहां पर फारसी अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। भाई प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन है पारसी? तो वो दादा भाई नौरोजी होंगे। ये 1886 में कलकत्ता अधिवेशन यानी कि दूसरे अध्यक्ष बने थे। और तीसरे कौन थे? आपके मुस्लिम अध्यक्ष थे, है ना। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो दादा भाई नौरोजी होंगे। प्रथम अंग्रेजी या फिर यूरोपीय अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आपके जॉर्ज यूले होंगे, जो कि 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा सकता है, एनी बेसेंट, है ना, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष सीधे सीधे पूछे तो आपका एनी बेसेंट लगाना है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे तो आपको सरोजनी नायडू, यानी कि 1925 में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, है ना। तो सरोजनी नायडू ये भारतीय महिला अध्यक्ष थे। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इन चारों पॉइंटों के बारे में, है ना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि पहला जो विकल्प था आपका अबुल कलाम आजाद, है ना। इनके बारे में देख लेते हैं। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे भैया? ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। मात्र 35 वर्ष की आयु में 1923 के दिल्ली अधिवेशन में ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। या फिर कह सकते हैं कि मात्र 35 वर्ष की आयु में 1923 के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। सबसे युवा अध्यक्ष के बारे में पूछे तो कौन होंगे भैया? वो अबुल कलाम आजाद होंगे, है ना। और ये सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, आजादी से पहले की बात है ये। यहां पर लिख देता हूं मैं, है ना, क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। आजादी से पहले की बात है, ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा था 1940 से 1946
46 तक, यानी कि लगातार 6 वर्ष क्यों रहे थे? क्योंकि युद्ध का कारण अधिवेशन नहीं हुआ था, युद्ध चल रहा था तब, उसकी वजह से क्या हुआ था, आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके कारण इस दौरान कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष माने जाते हैं आपके अबुल कलाम आजाद। ठीक, उसके बाद में ये प्रथम शिक्षा मंत्री यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और इनके जन्मदिन पे यानी कि 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रथम शिक्षा मंत्री थे लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले थे ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम पत्रिकाएं के बारे में बात करें तो अल हिलाल और अल बगाल जो पत्रिकाएं हैं, ये दोनों इनके माध्यम से ही लिखी गई थी, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अल हिलाल और अल बगाल नामक जो प्रसिद्ध है उर्दू साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। ये किस प्रकार की पत्रिका थी? दोनों साप्ताहिक पत्रिका थी और उर्दू में थी, ये है ना दोनों पत्रिकाएं। और पुस्तक के बारे में पूछे कि भैया इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी, तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो इंडियन विंस फ्रीडम थी, है ना, कौन सी? इंडियन विंस फ्रीडम। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए सब के सब अच्छे हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। एक एक पॉइंट यहाँ पर रखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आगे हम यहाँ पर अब हकीम अजमल खां के बारे में जानेंगे। तो भैया इनका जो कार्यकारी अध्यक्ष है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कार्यकारी अध्यक्ष क्यों लिखा है? क्योंकि ये कार्यकारी ही अध्यक्ष थे। इन्होंने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन मूल रूप से जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है, को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन ये जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन थे मूल रूप से उस समय अध्यक्ष? चित्तरंजन दास से इनको चुना गया था, लेकिन जेल में होने के कारण ये पद किसको दे दिया गया था भैया? हकीम अजमल खां को दे दिया गया था, उसे कहते कार्यकारी अध्यक्ष ना, 1921 में, याद रखिएगा। अब बहुआयामी नेतृत्व यहाँ पर क्यों लिखा गया भैया? क्यों लिखा गया है? क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कमेटी तीनों के अध्यक्ष रहे हैं। हकीम अजमल खां एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के और ऑयल इंडिया खिलाफत कमेटी, इन तीनों के अध्यक्ष रहे हैं। यदि पूछे बहुआयामी नेतृत्व कौन किए थे भैया, तो ये हकीम अजमल खां, याद रखिएगा, आपका कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कमेटी। संस्थानों की स्थापना भैया इनके द्वारा कौन कौन संस्थानों की स्थापना की थी? तो जामिया मिलिया इस्लामिक के संस्थापक थे पहले, चांसलर, और दिल्ली में आयुर्वेद व यूनानी तिब्बिया कॉलेज की भी इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो किसके स्थापना की गई ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पर चांसलर इसको कहते हैं अमीर ए जामिया भी यदि कहे, यदि विकल्प में दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चांसलर को ही कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? अमीर ए जामिया। ठीक, चलिए अब बात करेंगे रफी अहमद किदवई की। रफी अहमद किदवई ये प्रथम संचार मंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं भैया? ये प्रथम संचार मंत्री। 1947 में ये पहले मंत्रिमंडल में थे, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, या स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में पहले संचार मंत्री बने थे, याद रखिएगा। ये स्वतंत्र भारत की यहाँ पर बात की जा रही है ना, पहले भारत के पहले मंत्रिमंडल में पहले संचार मंत्री यही रहे थे आपके रफी अहमद किदवई। अब नाइट एयरमेल सेवा, भारत में रात में विमान से डाक भेजने की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, या फिर कह सकते हैं कि संचार मंत्री रहते हुए इन्होंने भारत में नाइट एयरमेल सेवा यानी कि रात में विमान से डाक भेजने की व्यवस्था की शुरुआत इनके ही द्वारा की गई थी। यदि सीधा सीधा पूछे नाइट एयरमेल सेवा या फिर रात में विमान से डाक भेजने की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, तो रफी अहमद किदवई के द्वारा की गई थी। बात करें खाद्य एवं कृषि मंत्री के बारे में, तो 1952 में बने राशनिंग प्रणाली को सुव्यवस्थित इनके ही द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? रफी अहमद किदवई के द्वारा। तो ये चारों विकल्प मैंने एक एक करके आपको बताए, सारी जानकारी आपको दी है। जरूरी नहीं है कि विकल्प में आपसे यहाँ पर जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इनके बारे में पूछे, चारों विकल्पों में किसी के माध्यम से किसी भी प्रश्न के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वो कौन सा नेता था जिसकी मृत्यु हो गई थी भैया साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से? लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल या फिर डॉक्टर किचलू? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय।
कब? 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में। कहां पर? लाहौर में। वैसे यहां पर सारी जानकारी दी हुई है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से आपकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। बाकी हम यहां पर देख लेते हैं सारी जानकारी। बाकी वो जो 3 विकल्प हैं उनके बारे में भी एक एक करके आपको बताएंगे। तो यहां पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, वही 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध में लाठीचार्ज हुआ था और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था, है ना। कुछ समय वो भर्ती रहे थे और उस समय जो लाठीचार्ज हुई थी उससे काफी चोटें लगी थी और 17 नवंबर 1928 को क्या हो गया था? उनका निधन हो गया था। यहाँ पर फोटो भी लगा हुआ, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये लाला लाजपत राय है ना। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। किसके द्वारा कहा गया है भैया? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया है। इनकी उपाधि यानी कि इनको पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछे कि पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बात करें यहाँ पर 1920 की, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें पूछे, क्या पूछे? प्रसिद्ध पुस्तकें पूछे, याद रखिएगा। अच्छी पुस्तकें हैं, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया आपके लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत की और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू की। तो सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत की हम बात करें, यदि आपसे सीधा सीधा पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे भैया, प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो आपके वो गोविंद बल्लभ पंत रहेंगे 1947 से 1954। सन भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 1957 में। क्यों नवाजा गया था? देश के विकास में योगदान के लिए। तो सन कौन सा रत्न मिला था? भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पूरे देश के विकास के योगदान के लिए इनको दिया गया था। साथ में ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। कब रहे थे? 1955 से 1961 तक भारत के शक्तिशाली केंद्रीय गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं, गोविंद बल्लभ पंत। अब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू की बात करते हैं। आपने जलियांवाला बाग कांड सुना होगा, हाँ वो इन्हीं पर आधारित है। अब कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। यदि सीधा सीधा आपको यहाँ पर रोलट एक्ट 1919 के बारे में पूछे, ये किसके द्वारा ये नेतृत्व किया गया था, तो ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू के द्वारा ही किया गया था। इन राष्ट्रवादी नेताओं ने रोलट एक्ट 1919 के खिलाफ बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। शांतिपूर्ण इनके द्वारा किया गया था, लेकिन इनको 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यदि पूछे कब किया गया था, तो 9 अप्रैल 1919 को। अब उसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, साथ में उस दिन क्या था? बैसाखी भी थी भैया। तो बैसाखी मनाने के लिए और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, जिस पर डायर ने क्या करा था? गोलियां चला दी गई थी, है ना। निहत्तर लोगों पर गोलियां चला दी गई थी 13 अप्रैल 1919 को। याद होगा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। ये इन्हीं के विरोध में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था। उस दिन बैसाखी भी थी, उसको मनाने के लिए। और इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी दोनों की, सत्यपाल और सैफुद्दीन किल्चू की, इनके विरोध में जो गिरफ्तारी हुई थी उनके विरोध में और बैसाखी मनाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो डायर है इन्हें इसके द्वारा गोलियां चला दी गई थी और उसी को कहा जाता जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक है किसके द्वारा पारित होता है? लोकसभा द्वारा। यहाँ पर राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या फिर 16 दिन। तो याद रखिएगा, ये मात्र 14 दिन के लिए रख सकती है, मात्र 14 दिन। ये अपना विचार विमर्श दे या ना दे, धन विधेयक पारित ऑटोमेटिक हो जाएगा 14 दिन बाद, है ना। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर शायद ये जो हमने इमेज लगाई थी वो इमेज यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही होगी। तो 14 दिन हमने आपको आंसर बता दिया। इसके बारे में देख लेते हैं धन विधेयक के बारे में, कि धन विधेयक जो कर होता है, टैक्स होता है और सरकारी खजाने से जुड़ा होता है और यह केवल लोकसभा में पेश किया था। कहां पर? सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सीधा सीधा पूछे वे धन विधेयक कहां पर पेश होता है, तो मात्र लोकसभा में पेश होता है। और लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा इसे अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है ना। ये अस्वीकार नहीं कर सकती।
यदि इनके पास जाता है राज्यसभा के पास में लोकसभा द्वारा, तो ये विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, वहां केवल सुझाव देकर इसे वापस लौटा सकती है, और उन सुझाव पर लोकसभा ध्यान दे या ना दे ये उनकी मर्जी है ना। यदि 14 दिन में राज्यसभा इसे वापस नहीं करती है तो इसे स्वतः उसी रूप में पास मान लिया जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, 14 दिन के लिए होती है। यदि 14 दिन के अंतर्गत उनके द्वारा कुछ भी वापस नहीं किया गया या फिर कुछ सुझाव नहीं दिया गया तो ऑटोमेटिक जो ये धन विधेयक है ये पारित हो जाता है। ठीक, आगे अब देखेंगे, यानी कि अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी स्थित है। जो दक्षिण बिंदु कौन सा है हमारा भारत का, कन्याकुमारी है। ये कहां पर स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। यहाँ पर प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी के बारे में पूछा गया है, और यदि इसके बारे में पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, कहां पर है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो चित्र है ये कर्क रेखा का, ध्यान दीजिएगा, किसका है ये भैया, कर्क रेखा का चित्र, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी कि इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के ठीक बीच से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये भारत से नहीं निकलती है, पूरा विश्व का जो मानचित्र है उसके बीच में से निकलती है, और भारत उसमें नहीं आता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरा भारत के उत्तर गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर देखिए पूरा भारत इसके क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, और ये 0 अक्षांश पर, इसे क्या कहते हैं, 0 अक्षांश कहते हैं। जो कन्याकुमारी है ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि आपका जब 60 मिनट हो जाता है तो वो 1 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है भैया, याद रखिएगा, 60 मिनट का कितना होता है, 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की यहाँ पर बात की जा रही है। ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु, यहाँ पर आपने देखा होगा कन्याकुमारी कहां पर, यहाँ पर दक्षिण में है ना, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। और ये जो दूरी है भूमध्य रेखा से वो केवल कितनी है, 856 मीटर दूर है उत्तर में। कहां पर है, 856 मीटर दूर है उत्तर में, है ना। और त्रिवेणी संगम, अभी त्रिवेणी संगम क्यों लिखा मैंने कि यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्या होते हैं, मिलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर कर्क रेखा की मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये जो इमेज है ये इसके बाद वाले स्लाइड में लगाना थी, ये गलती से यहाँ पर लग गई, तो यहाँ पर मैं समझ देता हूँ। ये जो आपको लाइन दिख रही है इसे क्या कहते हैं भैया, कर्क रेखा कहते हैं। यहां से यहां तक कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये, 8 राज्यों से। सभी को पता होगा ये कितने राज्यों से गुजरती भैया, 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य है वो मैं आगे बता देता हूं, है ना। आपको ये आपने देख लिया, ये आपको ध्यान रखना है कितने राज्यों से होकर गुजरती, 8 राज्यों से। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई इसलिए मैंने वहां पर नहीं बताया। ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा की हम बात करें तो सबसे पहले कर्क रेखा की बात करें तो यहाँ 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी है ये, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा भैया, सीधा सीधा पूछा जाता है ना, ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि यह 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, जैसे कि विश्व के बीच की जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, है ना। और इसे ये भारत का जो हमारा मानचित्र है, जैसे कि यहाँ पर है ना ये बीच से होकर गुजरती है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये रेखा भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है और देश के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, एक भाग उधर और एक भाग इधर, ये बीच में से निकलती है। और ये कन्याकुमारी इसके दक्षिण में स्थित है। जो कन्याकुमारी ये कहां पर है, दक्षिण में नीचे है ना, ये दक्षिण है, ये आपका उत्तर है। और यहाँ भारत के 8 राज्य से गुजरती है, आपका गुजरात, राजस्थान, ये पूछा जाता है कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य। कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 8 राज्य से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। मकर रेखा की हम बात कर ले, जो मकर रेखा होती है ये 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ये उत्तरी अक्षांश रेखा है या दक्षिणी, लेकिन ये पूरे भारत के बारे में बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मकर रेखा जो है ये भारत के भूगोल से कोई सीधा संबंध नहीं रखती है। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये कहां से गुजरती भैया, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। यदि यहाँ पर थोड़ा सा और इनके बारे में जाने तो ये कम से कम 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन से देशों से, 3 महाद्वीपों से, देशों से नहीं, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एक है आपका, यहाँ पर लिख देता हूं, है ना, यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक है आपका भैया दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
उसके बाद में आपका अफ्रीका, और फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया। ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है आपकी मकर रेखा। और इस देश के बारे में देखे भाई कितने देशों से, तो 10 देश। कितने देश भैया, 10 देश। वो भी मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूं। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में चिली है, अर्जेंटीना है, पेरांग्वे है और ब्राजील है ना। ये 4 देश दक्षिण अमेरिका में आ जाएंगे। अफ्रीका में आपका नाबी आ जाएगा, बोत्सवाना आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, मोजाम्बी आ जाएगा और मेडागास्कर आ जाएगा। ये जो देश मैंने आपको बताया अफ्रीका के हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती हैं, तो इसे लगभग 10 देश से होकर ये आपकी जो मकर रेखा है ये गुजरती। इसका सीधा संबंध भारत से नहीं है, फिर भारत के भूगोल से कोई सीधा संबंध नहीं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना। और कहां से गुजरती ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की धारा नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न आपने सुन लिया। यहां पर पूछा गया है वो कौन सी समुद्री धारा है जो अंटार्कटिक महासागर की धारा नहीं है। वो आपकी पहली है अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा या फिर कनारी धारा। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका महासागर की धारा कौन सी नहीं है, तो हो जाएगा आपका अगुलहास धारा। कौन सी, अगुलहास धारा। तो इनके बारे में देख लेते हैं, चित्र भी यहां पर दिया हुआ है। तो अगुलहास धारा की बात करें तो अंटार्कटिक की नहीं है बल्कि हिंद महासागर की एक गर्म जल धारा है। यहां पर सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि अगुलहास धारा किस प्रकार की जल धारा है, तो ये गर्म जल धारा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर धारा से बनती। कहां से बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए, मोजाम्बिक और मेडागास्कर धारा से ये बनती है और ये एक गर्म जल धारा है। बाकी 4 विकल्प यहां पर दे रखे हैं। लेब्राडोर धारा की हम बात करें तो ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो कि कनाडा के पास। ये कैसी जलधारा भैया, ठंडी जलधारा है। जो फ्लोरिडा धारा ये भी उत्तरी अंटार्कटिका महासागर की एक कौन सी धारा है, गर्म धारा। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। कनारी धारा जैसे कि हमने प्रश्न भी पढ़ लिया था कि भाई अंटार्कटिका महासागर की धारा कौन सी नहीं है, तो अगुलास धारा होगी, बाकी 3 तो होगी ना। तो वो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अंटार्कटिका महासागर की एक धारा है और ये कैसी धारा है, ठंडी धारा है, जो कि सहारा रेगिस्तान का निर्माण इसी से हुआ, किसी से, कनारी धारा से। तो कहां से क्या है और कौन सी दल धारा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है और काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये आपसे पूछा गया है नाथुला दर्रा के बारे में। तो ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, सिक्किम में है या फिर मेघालय में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कहां पर होगा, सिक्किम राज्य में होगा। कहां पर, सिक्किम राज्य में, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इसकी जानकारी भी यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये नाथुला दर्रा है जो कि हिमाचल में समुद्र तल के लगभग 4310 मीटर, मीटर में पूछे तो कितना है 4310 मीटर, और फीट में पूछे तो 14140 फीट की ऊंचाई पर सिक्किम में स्थित है। और यहाँ भारत के सिक्किम को यहाँ पर याद रखिएगा तिब्बत के चुंबी घाटी से जोड़ता है या फिर चीन के चुंबी घाटी से जोड़ने वाला ये एक प्रकार का दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। और यहाँ प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा रहा है। यदि पूछे कि किसका हिस्सा रहा है तो रेशम मार्ग का यह हिस्सा रहा है। और 1962 युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। यदि पूछ ले कि भाई ऐसे बंद कब किया गया था, तो 1962 में इसे बंद कर दिया गया था युद्ध के दौरान, है ना। लेकिन 2006 में इसको खोल दिया गया था। क्यों खोला था, व्यापार के लिए। अब कब खोला गया था, 2006 में इसे खोल दिया गया था। तो ये रहा नाथुला दर्रा के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर सिक्किम में एक और दर्रा है जिसे कहते हैं जेलेपला, जिसका नाम क्या है, जेलेपला दर्रा, है ना। ये सिक्किम का एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जो भारत तिब्बत को जोड़ता है और तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। यदि पूछे भाई कौन सी नदी द्वारा निर्मित है, जेलेपला जो आपका दर्रा है तीस्ता नदी से है। किसको जोड़ता है, तो भारत तिब्बत को जोड़ता है। तो लेजेपला जो दर्रा है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर जो विकल्प और भी दे रखे हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, उनके बारे में बताएंगे, भारत के सबसे ऊंचा दर्रा वगैरह, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पर दूसरे यानी कि आगे स्लाइड में आपको ये जानकारी दी हुई। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की हम बात करें, क्योंकि विकल्प में था आपका पहला वाला विकल्प अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम बात करें तो बोमडिया दर्रा, ये 1 2 3, ये जो तीनों दर्रे कहाँ के हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये प्रमुख दर्रे हैं वहां के, है ना। यहाँ अरुणाचल प्रदेश को पश्चिम तिब्बत से जोड़ता है।
कहां से किसको जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। यदि पूछ लिया आपसे कि भाई अरुणाचल प्रदेश को पश्चिम तिब्बत या फिर ल्हासा से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए बोमडिला दर्रा। दीफू दर्रा के बारे में पूछ लीजिए, आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास एक रणनीतिक त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। कहां पर है ये, त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं पर। कौन सा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा है ना। और यांगपाक यांगयाप दर्रा जो है ये आपका परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। यदि पूछे कौन से दर्रे के पास से भैया जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवेश करती भारत में, तो यांगयाप जो दर्रा है ये आपको पता होना चाहिए। अब दो विकल्प और थे आपके, असम और नेपाल। तो याद रखेगा, असम और नेपाल में किसी प्रकार के प्रमुख दर्रे नहीं पाए जाते हैं, असम और मेघालय में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर भारत के जो अन्य मोस्ट वांटेड दर्रे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है, यदि आपसे पूछे कोई भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, क्या पूछ ले आपसे, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो सभी क्या बताएंगे, काराकोरम। क्या बताएंगे, काराकोरम। लेकिन ये अभी वहां लिखा है ना, ये अभी वर्तमान में नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अब कौन सा बन गया भाई भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, उमलिंगला बन गया। कौन सा, उमलिंगला। याद रखिएगा, ये है आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, अब काराकोरम दर्रा नहीं। क्यों नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लद्दाख में स्थित है। यदि पूछे कि भाई भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वर्तमान में वो कौन सा है और कहां पर स्थित है, तो उसका नाम है उमलिंगला दर्रा, और ये लद्दाख में स्थित है। और ये वर्तमान में दुनिया और भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। क्यों है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है, 5,798 मीटर। कितना है, 5,798 मीटर। यदि फिट में हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 19,024। यहाँ पर लिख देता हूं, इधर कितना हो जाएगा, 19,024 फिट हो जाएगा ये। और यहाँ पर काराकोरम दर्रे की हम बात करें, पहले काराकोरम दर्रा था लेकिन वर्तमान में नहीं है। काराकोरम दर्रे की हम मीटर में हम बात करें तो लगभग मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपका 5,540। कितना है, 5,540, कहीं कहीं 5,590 भी दे देते हैं। यदि वो भी आप लगा लो, 5,540 से 5,590 भी आप लगा लो, तो भी ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे उमलिंगला दर्रे से। तो ये आपकी क्या है, मीटर में। फिट में भी हम देख लेते भाई, फिट कितना है, तो ये 18,176 है ना। तो भी यहाँ पर कमी हो जाएगी, यानी कि ये जो आपका दर्रा है काराकोरम दर्रा, ये अब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा नहीं है। कौन सा है, उमलिंगला दर्रा है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आगे पूछा जा सकता है। यदि यहाँ पर फिट में पूछे तो बता सकते हैं, मीटर में पूछे तो दोनों के बारे में आपको बता चुका हूं। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा, ये भी पूछा जाता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ये कहां पर स्थित है भैया, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर श्रीनगर को लेह से जोड़ता, कहां किससे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता आपका जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रे की हम बात करें तो ये कहां पर है भैया, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जो जवाहर टनल है ये यहीं पर है। यहाँ पूछे कहां पर है भैया, ये बनिहाल दर्रा में है आपकी जवाहर टनल। रोहतांग दर्रे के बारे में पूछ लीजिए कहां पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और यहाँ पर कौन सी टनल है, इसमें अटल टनल है। यदि टनल के बारे में पूछे कि जवाहर टनल किसमें है भैया, तो बनिहाल दर्रा में है। अटल टनल किसमें है, तो रोहतांग दर्रे में है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड में है और भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग है। और कहां पर है ये, कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, उत्तराखंड में है। और भारत और तिब्बत के बीच याद रखिएगा ये एक व्यापारिक मार्ग रास्ता है। पालघाट दर्रे की हम बात करें तो ये केरल तमिलनाडु में स्थित है। और ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है आपका पालघाट दर्रा, जो कि केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ये जो मैंने लगभग 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ लगभग 7 मैंने आपको यहाँ पर दर्रे बताए हैं। और इन 7 के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगले प्रश्न पे चलेंगे। 7वां प्रश्न, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है वर्तमान में, है ना, क्योंकि पहले भी किया जाता था, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर वर्तमान में देखते हैं कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। परिवार का जो उपभोग व्यय है उसके लिए, प्रति व्यक्ति आय से, प्रति व्यक्ति व्यय से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, परिवार का जो उपभोग व्यय है
उससे आप यहाँ पर पता कर सकते हैं, भारत की गरीबी का आकलन लगा सकते हैं ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक स्लाइड के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम ये यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई परिवार का उपभोग व्यय क्या होता है, कैसे किस आधार पर इसे किया जाता है कि भारत में मापन आय यानी कि जो कमाई होती है इसके आधार पर नहीं, बल्कि उपभोग व्यय यानी कि खर्च के आधार पर कि कितना खर्च कर रहा है। जो प्रति व्यक्ति आय, ये याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय कभी भी गरीबी का मापन नहीं होता है। किससे होता है? परिवार का जो उपभोग व्यय है, जो परिवार है, पूरा जो परिवार है वो कितना खर्च कर रहा है उसके आधार पर निकलता है आपका भारत में मापन आय, है ना। तो याद रखिएगा, परिवार का उपभोग व्यय, है ना। सरकार देखती है कि पूरा परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों यानी कि जो भोजन कपड़े होते हैं उस पर मासिक कितना खर्च करने में सक्षम है, कितना खर्च वो कर रहा है, उसके हिसाब से आपका जो भारत में जो गरीबी का आकलन है वो इसके आधार पर लगाया जाता है। बाकी जो विकल्प है उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, इससे देश की समग्र वृद्धि पता चलती है, लेकिन असली गरीबी की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ अमीरों और गरीबों का औसत पता चलता है, ना कि उनकी गरीबी और अमीरी का पता चलता है। ठीक, यदि हम यहाँ पर एक और प्रश्न था, एक और विकल्प था प्रति व्यक्ति व्यय, है ना, प्रति व्यक्ति व्यय। तो यहाँ पर देखिए सर्वेक्षण पूरे परिवार को एक इकाई मानकर किया जाता है, यानी कि एक सर्वेक्षण पूरे परिवार को एक इकाई मानकर किया जाता है, ना कि प्रति व्यक्ति के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको बताया परिवार के माध्यम से निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति के माध्यम से नहीं निकाला जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? परिवार का उपभोग व्यय। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत में समय समय पर जो गठित समितियां हैं, या पर कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण गरीबी समिति जो बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? फिर भारत में समय समय पर गरीबी का आकलन करने के लिए कई समिति का गठन किया गया है। उनमें से जो इंपोर्टेंट समितियां हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, दो चार और भी है ना। हाँ, चार ही समिति, चार ही मैंने रखी यहाँ पर इंपोर्टेंट है। और पहली है आपकी वाई के अलग समिति। ये समिति बनाई गई थी 1979 में, 1979 में समिति बनी थी। समिति का नाम याद रखिएगा, वाई के अलग समिति। ये पहली बार गरीबी को कैलोरी के आधार पर मापते थे, जैसे कि अभी जो आधार है वो किस पे? परिवार के उपभोग व्यय से है। लेकिन जब ये समिति बनी थी वाई के अलग समिति, तो ये जो कैलोरी के आधार पर मापा जाता था भाई गरीबी, है ना। और ये जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो 2400 कैलोरी से मापते थे, और शहरी जो है वो 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से ये गरीबी को मापते थे। लेकिन उसके बाद फिर आई समिति आपकी टीडी लकड़ा वाला समिति। यदि पूछे भाई कैलोरी के आधार पर गरीबी को मापने वाला जो है, आकलन करने वाली समिति कौन सी है, तो वो अलग समिति है, आपको पता होना चाहिए, है ना। लकड़ा वाला समिति, टीडी लकड़ा वाला समिति 1993 में कैलोरी के साथ राज्यों के अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि जो सीपीआई होता है, इसके आधार पर लकड़ा वाला समिति के द्वारा जो गरीबी है उसका आकलन किया जाता था, है ना। अब बात करते हैं यहां पर सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि 2009 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2009 में। कैलोरी मॉडल छोड़ो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को शामिल किया इन्होंने, और इनके अनुसार 21.9% लोग गरीब थे, यानी कि इन्होंने कैलोरी मॉडल का छोड़ दिया, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर होने वाले जो खर्चे हैं उसको शामिल किया, और उसके अनुसार जो गरीब है उनका आकलन किया। और तब इनके द्वारा बताया गया कि भारत में जो गरीब लोगों की संख्या है वो प्रतिशत में कितनी बताई थी? 21.9%। फिर आए भाई सी रंगराजन समिति, 2014 में बनी थी। इनके द्वारा क्या कहा गया कि तेंदुलकर समिति का जो फार्मूला है वो बदलते हुए खर्च सीमा बढ़ाई। इनके अनुसार 29.9% लोग बीपीएल में थे, जो बीपीएल कार्ड होता है ना, गरीबी रेखा से नीचे। इन्होंने तेंदुलकर समिति के फार्मूले को बदलते हुए खर्च की सीमा को बढ़ाया, और इनके अनुसार भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे? बीपीएल जो कार्ड होता है जिसमें नाम होता है, आपको सभी को पता होगा। इनके द्वारा बताया गया कि 29.5% लोग गरीब है भारत में 2014 में, है ना। ये समितियां कुछ बनी थी और इनके माध्यम से बताया गया था, गरीबी का आकलन किया गया था। कौन सी समिति है और क्या इनका फार्मूला था, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के बारे में पूछ लिया, और ये पूछा ही जाता है, सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है। यहां पर ये नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये नहीं पूछा है कि भाई स्थायी है कि अस्थायी है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। तो यहाँ पर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये स्थायी सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं गया है। अस्थायी सदस्य कौन थे भैया? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जब ये संविधान सभा हुई थी उसमें सबसे बुजुर्ग थे ये सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इन्हें वहां का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अस्थायी बनाया था। कैसा बनाया था? अस्थायी। लेकिन
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष माने जाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे ना। और कब हुई थी बैठक, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे यहाँ पर लिखा है, आंसर आपका पहला होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है मैंने कि भाई 9 दिसंबर 1946 को पहली ऐतिहासिक बैठक हुई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यदि आपसे पूछे कि भाई सबसे पहला अध्यक्ष कौन है आपका संविधान सभा का, तो बिल्कुल आपका सच्चिदानंद सिन्हा है। अस्थायी सदस्य पूछे, अस्थायी अध्यक्ष पूछे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। लेकिन स्थायी सदस्य के बारे में पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है, वहां पर आपका सही नाम क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्योंकि 2 दिन बाद ही यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी कि कब, 11 दिसंबर को, सन भी आपको ध्यान में रखना है 1946। और साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने तथा सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। 1950 से 1962, लगभग 12 साल ये आपके इनका कार्यकाल रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक, आगे देखते हैं। अब कुछ विकल्प भी थे आपके, 3 विकल्प थे ना, डॉक्टर अंबेडकर और मुखर्जी। तो ये 2 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और भी थोड़ा सा 2-3 चीजें मैंने इंक्लूड की है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में सभी को पता है कि ये भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे, अम्बेडकर जी। बात करें मुखर्जी की, प्रोफेसर HC मुखर्जी, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा, अध्यक्ष नहीं थे, ये वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष रहे थे डॉक्टर SC मुखर्जी। कुछ और भी आपको पता होना चाहिए संविधान सभा के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए। तो ये 2-3 पॉइंट रखे हैं, एक वीडियो में प्रॉपर्ली इस पर बनाऊंगा जब सारी चीजें और आपकी क्लियर कर दूंगा, है ना। यदि यहाँ पर पूछे कि भाई समय कितना लगा था संविधान को तैयार करने में, तो याद रखिए कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये समय आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। बात करें संवैधानिक सलाहकार की, तो BN राव संविधान सभा के मुख्य कानूनी संवैधानिक सलाहकार थे। सीधा सीधा पूछा जाता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, तो BN राव थे, आपको नाम याद रख लेना है। संविधान सभा का विचार कब आया था, तो याद रखिएगा किसके द्वारा आया था, तो भारत के लिए संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले 1934 में आया था। और ये जो विचार आया था किसके द्वारा आया था, किसने दिया था, MN राय द्वारा दिया गया था। याद रखिए किसके द्वारा, MN राय के द्वारा। कब दिया गया था, 1934 में। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। कौन सा भैया, काकोरी षड्यंत्र केस। अब षड्यंत्र केस नहीं रहा नाम, इसको बदल दिया गया। पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर 1920 दिया हुआ, 25 दिया हुआ, 30 दिया हुआ है, 1935 दिया हुआ है। तो काकोरी जो कांड हुआ था ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था भैया, 1925 में, 9 अगस्त 1925 में। कुछ जानकारी दी हुई है जिसके बारे में यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा वाला, है ना। आंसर का पता आपको होना चाहिए, 9 अगस्त 1925। यहाँ पर ये चित्र भी दिया हुआ काकोरी कांड वाला, है ना। इनमें जो आपको 3 मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि हमारे देश के बहुत जाने माने लोग हैं, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफ अल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इनकी यहाँ पर तस्वीर आपको दिख रही है। सलाम है इनको जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, है ना। तो ये जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका जो नाम पहले था काकोरी संयंत्र, इसको हटा दिया गया है। अब इसे क्या दर्जा दिया गया, क्या नाम दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है, जिसमें आपका राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदने के लिए लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूटा था। तो इन्होंने जो काम किया था वो देश के लिए किया था, देश के खिलाफ नहीं किया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। कुछ और जानकारी है जो विकल्प थे उनके बारे में देख लेते हैं। भाई 1920 में जो घटना हुई थी वो हुई थी 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। पूछे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई थी, तो महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में की गई थी। विकल्प तो 1930 भी था। तो इस घटना के बारे में जान लेते हैं। तो दांडी मार्च है, 1930 में गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये विकल्प में थे और मुझे लगता है ये इंपोर्टेंट घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न पे देख लेते हैं भैया। अंतिम प्रश्न है, जैसा कि टोटल कितने प्रश्न पूछते हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में, टोटल 10 प्रश्न पूछते हैं। और मुझे लगता है जो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी है लगभग 100 से 200
प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके होंगे इन 10 प्रश्नों में, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न अंतिम है आपका कि भारत में स्थापित होने वाला जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, चाहे कोई सी भी टेट एग्जाम हो। तो ये कौन सा होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब हुआ था, 1936 में। कब हुआ था, 1936 में। सन आपको याद रखना है, बाकी सारी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। जैसे देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला व पुराना, पुराना भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहला पूछे, भाई पूछ ले कि भाई भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रथम पूछ लिए, पुराना पूछ लिए, है ना। और इसे 1936 में, यदि यहाँ पर राज्य के बारे में पूछे तो उत्तराखंड है, और जिले के बारे में पूछे तो नैनीताल है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थापित किया गया, और इसका पुराना नाम पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क, और नया नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में बाघों को बचाने के लिए, एक मिनट, हाँ, भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की थी वो यहीं से की गई थी। सबसे पहली शुरुआत यदि पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से की गई थी, तो वो भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। कब की गई थी, 1973, है ना। और दूधवा, यहाँ पर विकल्प आपका था, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भी था, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी देता हूं। जैसे दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है तो यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, और इसे दर्जा जो मिला था आपका वो 1977 में मिला था। कब मिला था, इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था वो 1977 को मिला था। और वन्य जीव अभ्यारण्य 1958 से। इसकी स्थापना के बारे में पूछ ले कि भाई दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, और इसे जो दर्जा मिला था राष्ट्रीय उद्यान का वो 1977 में मिला था। ये आपको पता होना चाहिए ना। और ये जो प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो बारहसिंगा और बाघ के लिए है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखें तो ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहां पर है भैया, केरल राज्य में स्थित। सीधा सीधा राज्य पूछते हैं तो कहां पर है, केरल राज्य में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 1982 में। इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, असम में है। कब इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, 1990 में हुई थी। और ये गेंडे और बाघ के लिए प्रसिद्ध है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय उद्यान के तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में आपको पता है, छोटा, बड़ा, तैरता हुआ, एक सिंग वाला गैंडा, एशिया शेरों के लिए ये पूछे जाते हैं, है ना। छोटे छोटे प्रश्न आपको जरूर लग रहे हैं लेकिन इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। यदि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले भैया कौन सा है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ लद्दाख में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है, लद्दाख में है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है आपका, है ना। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पूछे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। और सबसे छोटा पूछे तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, अंडमान और निकोबार में स्थित है। तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, कौन सा है, केबुल लामजाओ। जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है भैया ये, तो याद रखिएगा ये मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है, और ये संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। कहां पर स्थित है, मणिपुर की लोकटक झील। ठीक, आगे समझ में यहाँ तक आगे बात करेंगे। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सिंग वाले गेंडे के लिए काफी बार प्रश्न पूछा गया है, या फिर ये पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर से गुजरात याद कर लिएगा, कहां पर स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का नाम से जाना जाता ना ये, तो इसलिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। पूछे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये रहे आपके भैया 10 प्रश्न, टोटल 10 प्रश्न मैंने आपको बताएं और अच्छे से समझा दिए एक एक करके। इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, 1-2 दिन में वहां पर उपलब्ध करा देंगे। तो ये आपके 10 प्रश्न रहे, कैसे लगे। यदि इसी प्रकार के आपको
बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं 2019 के पेपर के और चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जल्द ही उस पर भी एक एक करके वीडियो ला देंगे और आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं एक एक करके सारे क्लियर करा देंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बस इतना काम करना है और सारे काम फ्री में होंगे, किसी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं देना है। बस इतना सा काम कर लीजिएगा, आपको 1 बाय 1 करके वीडियो मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।